स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है रिसेंट ट्रेंड एंड फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, रिसेंट ट्रेंड मतलब मैनेजमेंट के वो रूल्स या प्रिंसिपल्स या तरीके, जो मेथड्स होती है, साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निकल मेथड्स या नए नए तरीके जो आजकल यूज हो रहे हैं, वो होते हैं क्या, रिसेंट ट्रेंड। और फ्यूचर चैलेंजेस मतलब मैनेजमेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में जो मैनेजर वर्क कर रहा है, ठीक है, उस मैनेजर को फ्यूचर में कौन कौन से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वो होता है फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, मतलब रिसेंट ट्रेंड एंड फ्यूचर चैलेंजेस। रिसेंट ट्रेंड मतलब जो टेक्निकल प्रॉब्लम या टेक्निकल जो तरीके आ रहे हैं न्यू न्यू, अभी जो चल रहे हैं रिसेंट में वो। और फ्यूचर चैलेंजेस मतलब जो फ्यूचर में एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को सामना करना पड़ेगा, वो होते हैं फ्यूचर चैलेंजेस। रिसेंट ट्रेंड में जैसे भी चल रहा है चैट जीपीटी, जेमिनी, ठीक है, एआई, ये जो चल रहे हैं ये क्या है, रिसेंट ट्रेंड है। इनका यूज करके क्या हो रहा है, काम आसान हो रहा है, चीजें जल्दी कंप्लीट हो रही है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि मान लो अभी आपने एक इंस्टाग्राम रील्स देखी होगी, जिसमें छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें हेयर मतलब हेयर वाली मशीन आई है, इसमें सीधे हेयर स्टाइल बन के आ जाती है। ठीक है, ये क्या है, मशीन बनाई गई है, पर ये एक एआई का मिस यूज है। ऐसी कोई मशीन नहीं आई है, पर ये रिसेंट में चल गया कि हेयर स्टाइल बनाने वाली मशीन आ गई है। ठीक है, अगर वो मशीन सच में आ जाती तो क्या हो जाता, एक रिसेंट ट्रेंड बन जाता, परंतु अभी वो मशीन नहीं आई है। अगर फ्यूचर में वो मशीन आ जाती है तो सैलून हो गए, पार्लर हो गए, इनके लिए क्या हो जाएगा, एक फ्यूचर चैलेंज बन जाएगा। क्योंकि अगर ऐसी कुछ मशीन आ जाती है तो उनके सैलून, उनके पार्लर्स पे तो लॉक लग जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसी मशीनें आई है जिसमें क्या होता है कि हम आपसे बालों का कुछ हिस्सा उस मशीन में डालते हैं तो कर्ली हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, कलर हो जाते हैं, ये मशीन है। पर जो अभी इंस्टाग्राम के रील्स में दिखाया जा रहा है कि ऐसी कोई मशीन है जो सीधे डायरेक्ट हेयर स्टाइल बनाती है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो रिसेंट ट्रेंड में चल गया, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। अगर फ्यूचर में वो आता है तो क्या होगा, एक पार्लर वालों के लिए, सैलून वालों के लिए एक फ्यूचर चैलेंज बन जाएगा। तो वही हम देखेंगे कि एक रिसेंट ट्रेंड में क्या चल रहा है और फ्यूचर चैलेंजेस में एक मैनेजर को कौन कौन से सामना, मतलब प्रॉब्लम्स का या कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किस किस चीजों से फेस करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। Recent trend is management are the modern technique and approaches used by organization to improve efficiency, productivity and quality in a changing business environment। ठीक है, जो रिसेंट ट्रेंड है, रिसेंट ट्रेंड मैनेजमेंट का मतलब है ऐसे नए मैनेजमेंट मेथड्स या टेक्निक्स, मतलब नए नए तरीके, टेक्निकल मेथड्स या कोई साइंटिफिक मेथड जो कंपनी के को चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करने, परफॉर्मेंस बढ़ाने और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हासिल करने में मदद करते हैं। तो नए नए तरीके आते हैं। आजकल टाइम क्या हो रहा है, जो कंपनियां हो रही है, वो जो मॉडर्न कंपनी है, वो नए नए टेक्निक का यूज कर रही है। ठीक है, उससे क्या होता है, उनकी जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इफिशियंसी आती है। इसलिए क्या कर रहे हैं कंपनी वाले, जो नई नई कंपनी, मॉडर्न कंपनी, वो नई नई टेक्निक का यूज कर रही है। वही क्या है, रिसेंट ट्रेंड है। ठीक है, इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हासिल होता है। ये कस्टमर भी उस चीज से सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ, ये हमारी कंपनी में नई नई चीजें बन रही है, इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, ये रिसेंट में चल रहा है। सिंपल से कहे तो रिसेंट ट्रेंड इन मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसे नई तरीके, नई सोच या नई टेक्निक जो आज के बदलते बिजनेस इन्वायरमेंट में मैनेजमेंट के ज्यादा इफेक्टिव, प्रोडक्टिव और मॉडर्न बनाते हैं। मतलब जो चीजें पहले चली आ रही है उसको बदलकर नए ट्रेंड के हिसाब से चलना। पहले क्या, नई नई पुरानी मशीनों का यूज होता था, आजकल उन्हें हटाकर नई नई मशीन का यूज हो रहा है। मतलब नई नई मशीनें काम कर रही है, उससे क्या होता है, काम फास्ट हो जाता है। 1 घंटे का काम 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, दिन भर का काम 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ऐसी मतलब ऐसी नई नई मशीनें आजकल बनने लगी है जो ट्रेंड में काम कर रही है। ठीक है, इस ट्रेंड का मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन को काम करना और मुनाफा कमाना। इससे क्या होता है, काम जल्दी होगा, फास्ट तरीके से होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो काम एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी आएगी तो क्या होगा, कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी और कंपनी ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगी। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन के काम करने के पुराने तरीकों में सुधार करना, नई टेक्नोलॉजी अपनाना और कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना। हम क्या करते हैं, नई नई जो टेक्निक आ रही है, नए नए जो ट्रेंड आ रहे हैं, उनका यूज करके, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ सकते हैं। ये भी क्या है, एक रिसेंट ट्रेंड है। स्टार्ट करते हैं। रिसेंट ट्रेंड में हम एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सा रिसेंट ट्रेंड अभी चल रहे हैं और क्या क्या आगे फेस करेंगे, मतलब जो मैनेजर है वो क्या क्या फेस करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग, बीपीआर, जो बीपीआर के नाम से जाना जाता है। बीपीआर का मतलब क्या है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। यह प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने पुराने काम करने के तरीके, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पहले जिस तरीके से काम कर रही थी, जिस मशीन का यूज कर रही थी, उसको क्या करके बदल कर जो नए मतलब चल रहा है ट्रेंड में, उनका यूज करती है। उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस और इफिशियंसी बेहतर होती है। मतलब जो भी तरीके से काम हो रहा है, जो भी परफॉर्मेंस आ रही है, जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, उसमें क्या होता है, बेहतर हो सकता है। वो परफॉर्मेंस और ज्यादा बेहतर हो सकती है। उसमें क्या इवेल्यूशन होगा, मतलब विकास होगा, हर चीजें इंप्रूव होगी, इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, प्रॉफिट अर्न होगा। ठीक है, तो यह प्रोसेस क्या है, पुराने काम करने के जो तरीके हैं उनको धीरे धीरे बदलकर नए तरीके से करना ही क्या है, बीपीआर कहलाता है, मतलब बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है, सिंपल से बोले तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के पुराने काम करने के तरीके अगर आप इफेक्टिव नहीं है तो उन्हें पूरी तरह से बदलकर नए तरीके अपनाए जाते हैं, यही बीपीआर कहलाता है। मतलब जो इस तरीके से पहले काम किया जा रहा है उस सारी चीजों को बदलकर अब नए ट्रेंड में जो रिसेंट में चल रहा है उस तरीके से काम को किया जाता है, ताकि जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो अच्छी बनी रहे या अच्छी प्रोडक्टिविटी बने, कंपनी अच्छा से अच्छा ग्रो करे। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा है। मान लो किसी कंपनी, मतलब किसी बैंक में लोन प्रोसेस बहुत लंबा है। ठीक है, देखो अगर हम किसी भी कमर्शियल बैंक लो, जैसे एसबीआई, पीएनबी, जिसमें अगर लोन लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। तो क्या हुआ, कस्टमर को लोन मिलने में 10 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अगर उसको रिसेंट में तुरंत में जरूरत है लोन की, उसको 1 से 2 दिन में लोन चाहिए, पर क्या होगा, जैसे जो गवर्नमेंट प्रोसेस करेगी उसमें देरी लगती है। ठीक है, तो बैंक मैनेजर क्या करेगा, मैनेजमेंट करता है उस पूरे प्रोसेस को फिर से, मतलब जो प्रोसेस उसने पहले की थी लोन के लिए उसको पूरा तरीके से कैंसिल करेगा। उसके बाद फिर से डिजाइन करेगा, जैसे क्या, डिजिटल फॉर्म बनाएगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, इंस्टेंट वेरिफिकेशन देगा, ताकि अगर वो उसको इंस्टेंट, मतलब आज ही वो लागू हुआ, आज ही उसका फॉर्म भरा गया और उसको इंस्टेंट वेरिफिकेशन मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस पर्सन को जल्दी से जल्दी लोन मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये क्या था, एक रिसेंट ट्रेंड, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी का यूज था। ठीक है, यही है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, मतलब 10 दिन का काम को सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट करना। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके, नए मेथड, जो साइंटिफिक मेथड का यूज करके 10 दिन के काम को उसने क्या कर दिया, 2 दिन में खत्म कर दिया। मेन पॉइंट में लिखा है पुराने सिस्टम को पूरी तरह से बदलना, मतलब जो पुराने तरीके से जो भी काम हो रहे हैं, जो भी पुराना सिस्टम चल रहा है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए और जो भी नया ट्रेंड में चल रहा है उसे चलाया जाए। मॉडर्न टेक्निक का यूज करना चाहिए, मतलब जो भी मॉडर्न अभी आ रहा है, जो मॉडर्न कंपनियां यूज कर रही है उसे ही हर जगह यूज किया जाए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और स्पीड बढ़ाना, मतलब जो भी कस्टमर है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसे कस्टमर से सेटिस्फाई हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़े और काम करने की और उसको कस्टमर तक पहुंचाने की स्पीड भी बढ़ती है। इफिशियंसी और कॉस्ट रिड्यूस रिडक्शन लाना, मतलब जो भी कॉस्ट का जो कॉस्ट में रिडक्शन, मतलब कॉस्ट को कम करना, मतलब अगर उसकी लागत पहले 10,000 थी तो अगर टेक्निक का यूज करेंगे, ठीक है, साइंटिफिक मेथड का यूज करेंगे तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट कम होगी, क्योंकि वो काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसलिए क्या बोला है कि इफिशियंसी और कॉस्ट को रिडक्शन, मतलब उसमें रिडक्शन लाना, मतलब उसको कम करना। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था रिसेंट ट्रेंड का, मतलब किसी भी चीज को, जो भी काम करने का जो पुराना तरीका है उसको पूरा बदल कर एक उसे नए तरीके से किया जाए ही क्या है, बीपीआर कहलाता है। सेकंड देखते हैं, बिजनेस आउटसोर्सिंग। ठीक है,
बिजनेस आउटसोर्सिंग का मतलब है जो जो जब कोई कंपनी अपने कुछ काम, सर्विस या प्रोडक्ट से जुड़े टास्क किसी दूसरी स्पेशलिस्ट कंपनी से करवाती है, ठीक है, ताकि वो अपने मेन वर्क कोर एक्टिविटी पर ध्यान दे सके। मतलब अगर कंपनी कुछ काम कर रही है, ठीक है, इस एग्जांपल से लेते हैं, एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। अब वो मोबाइल बनाने वाली कंपनी खुद फ़ोन को मैन्युफैक्चर करती है, खुद फ़ोन बनाती है, ठीक है। और वो अपने खुद फ़ोन बनाती मतलब उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, वो अच्छा ग्रो कर रही है। लेकिन अगर वो हर छोटे काम को खुद नहीं करना चाहती, वो क्या करती है उसको आउटसोर्सिंग मतलब बिज़नेस आउटसोर्सिंग करके वही काम और उसका कुछ छोटा-मोटा काम है वो दूसरी कंपनी को करने दे देती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, तो मोबाइल खुद बनाएगी, पर दूसरी कंपनी से क्या करवाती है, कस्टमर केयर सर्विस। तो जो कस्टमर का कॉल आता है, डाटा से लेके बैलेंस से रिलेटेड, सिम से रिलेटेड जो भी कस्टमर केयर सर्विस होती है, वो काम दूसरे कंपनी को दे देती है। मतलब जो मेन काम है फ़ोन बनाना वो खुद करेगी और जो दूसरे काम है जैसे कस्टमर केयर सर्विस वाला वो काम दूसरी कंपनी से करवाती है। उससे क्या होता है उनका जो मेन एम है, उनका जो मेन गोल है वो पूरा होता है और जो बाकी छोटे-मोटे काम है वो दूसरी कंपनियाँ कर लेती है। ठीक है? यही कहलाता है आउटसोर्सिंग, बिज़नेस आउटसोर्सिंग। इसके बेनिफिट क्या है? कॉस्ट कम होती है, ठीक है? टाइम बचता है, वो क्या करेगी खुद फ़ोन बनाएगी और दूसरी कंपनी जो जिसको उन्हें काम दिया है वो कस्टमर केयर सर्विस वाला काम कर लेगी। एक्सपर्ट से बेटर रिज़ल्ट मिलता है। देखो अगर वो फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, तो उसको कस्टमर सर्विस वाला काम है, वो उतना नहीं बनेगा। वो ऐसी कंपनी को काम देगी जो इस काम में एक्सपर्ट हो, ठीक है? वो देख लेगी कि मतलब वो कंपनी पहले से काम करती आएगी, उसे पता होगा कि कौन-सी कंपनी इस काम में एक्सपर्ट है। तो वो अपना जो काम है कस्टमर केयर सर्विस वाला, वो क्या करेगी वो दूसरे कंपनी ऐसी कंपनी को देगी जो उस काम में एक्सपर्ट हो, ठीक है? कंपनी अपने मेन बिज़नेस पर ध्यान देती है। मतलब आप उसने वो काम उसको दूसरी कंपनी को दे दी और उसका जो मेन काम था फ़ोन बनाना, उस पे वो क्या करेगी मोर मेन फ़ोकस करेगी। ये था बिज़नेस आउटसोर्सिंग। थर्ड है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है? एक मतलब एक तरीका है जिससे कंपनी अपनी परफॉर्मेंस की तुलना इंडस्ट्री के बेस्ट कंपनी से करती है ताकि वो यह समझ सके कि वो कहाँ पीछे है और कैसे इम्प्रूव कर सकती है। मान लो दो कंपनी है और दोनों काम कर रही है। बेंचमार्किंग क्या होता है? एक कंपनी दूसरे कंपनी से अपने आप को क्या करती है? कंपेरिजन करती है। हम में कहाँ कमी रह गई कि हमारा ये काम नहीं बना। मतलब वो दूसरे कंपनी से क्या करेगी? कॉम्पिटिशन करेगी या फिर कंपेयर करेगी कि हाँ उसकी तुलना में हम कहाँ पीछे रह गए, हमारी कंपनी किस चीज में पीछे है, ठीक है। सिंपल बोले तो दूसरी सक्सेसफुल कंपनी मान लो अगर एक कंपनी है जो उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, वो उस कंपनी से क्या करती है, कॉम्पिटिशन रखती है और उस कंपनी से अपनी कंपनी को कंपेयर करती है। कंपनी को देखकर अपनी कमियां पहचानना और उसी लेवल तक पहुंचने की कोशिश करती है। जब वो दूसरी कंपनी से जो अच्छी एक्सपर्ट कंपनी है, जो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, सक्सेसफुल कंपनी है, उससे अपने आप को करती कंपेयर करती है, उससे क्या होता है, उसको खुद की कमियां पहचान पाती है कि हमें कहाँ कमी रह गई और हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है, अगर एक कार कंपनी जैसे टाटा हो गई या मोटर्स, ठीक है, वो देखती है कि टोयोटा की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। मतलब जैसे कि ये कंपनी है या टाटा ले लो या मोटर्स ले लो, ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स क्या करती है, टोयोटा कंपनी से अपने इसको कंपनी को कंपेयर करती है कि टोयोटा कंपनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है कस्टमर्स को, तो टाटा मोटर्स क्यों नहीं देती। वो कंपेयर करेगी टाटा मोटर्स किससे, टोयोटा से, ठीक है। उसको फिर अपनी मतलब जो भी कमियां है वो मिलेगी कि हमें ये करना चाहिए तो हमारी कंपनी ज़्यादा अच्छा चलेगी, हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। तो उसने क्या किया, जो कंपेयर किया, जो अपनी कमी पहचाना, वो क्या थी, बेंचमार्किंग थी, ठीक है। मेन फोकस पे क्या रहता है, बेस्ट प्रैक्टिस सीखना। मतलब जो जिस चीज में कमियां रह गई है, जो चीज वो पहचान नहीं पा रही है कि उस कंपनी में क्या होना चाहिए, उसको पहचाना बेंचमार्किंग है और उस चीज को सीखना कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम में इम्प्रूवमेंट।
मतलब वो देखती है कि उस कंपनी वो कंपनी क्यों आगे है, वो क्यों ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। उससे क्या वो सीखती है कि उसकी क्वालिटी क्या रहती है, उसकी कॉस्ट कितना दे रही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें वो मैनेज करती है कि मान लो कि अगर वो कार 4 लाख की है और वो उसको 2 लाख में दे रही है, ये मतलब या मतलब 4 लाख की कार है, उसको वो कम प्राइस में, थोड़ा-सा कम प्राइस है, उस कंपनी में उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। वो चेक करती है कि ऐसी कौन-सी क्वालिटी है, कौन-सा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वो दोनों कंपनियाँ क्या करती है, उस कंपनी से उस कंपनी को क्या करती है, कंपेयर करती है, ठीक है? फोर्थ एग्जाम्पल है काइजन, ठीक है? काइजन एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब लगातार सुधार होना चाहिए। यह एक कॉन्सेप्ट कहता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, चाहे वो प्रोसेस हो या प्रोडक्ट हो या वर्किंग इन्वायरमेंट। मतलब क्या होता है, जो काइजन है वो एक जैपनीज वर्ड है। वो कहता है, मतलब इसमें इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हर चीज में। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक मशीन है, ठीक है? एक मशीन है और वो मशीन चली जा रही है, मशीन डेली वर्क कर रही है, पर आपको लग रहा है कि इसमें अच्छी मशीन का यूज किया जाए जो अभी टेक्निकल टेक्निकल हिसाब से ज़्यादा अच्छी है, उस मशीन का यूज़ करके हम काम को फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, हमें तुरंत उसे चेंज करना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है नहीं कि यहाँ पर 10 कस्टमर्स मतलब 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमें 20 का एम्प्लॉयज़ कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी कंपनी इम्प्रूव करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करके हमें 20 एम्प्लॉय रख लेना चाहिए। मतलब धीरे धीरे हर दिन कुछ नया सुधार, हर दिन कुछ नया बदलाव करना चाहिए। मतलब जो काइजन कॉन्सेप्ट है वही कहता है हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना चाहिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से। एग्जाम्पल दिया है, फैक्ट्री में वर्कर्स हर हफ्ते सजेशन देते हैं कि मशीन या लेआउट कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है? तो जो छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी इम्प्रूवमेंट लाते हैं। मतलब जो वर्कर्स बता रहे हैं, क्योंकि वर्कर्स और कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पर कि किस चीज़ की कमी हो रही है। मैनेजर को क्या करना चाहिए, उनकी कमी सुनकर उन्हें क्या करना चाहिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। वो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो कंपनी और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगी और छोटे-छोटे बदलाव मिलकर ही क्या होते हैं, बड़ी इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो काइज़न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हर दिन थोड़ा-थोड़ा बदलाव करना चाहिए, हर दिन थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है? इससे क्या बेनिफिट है, काम का माहौल बेहतर होगा, मतलब जो इन्वायरमेंट है काम का वो बेहतर होगा, ठीक है? एम्प्लॉयज़ की सैटिस्फैक्शन बढ़ती है कि वो समझते हैं कि हमारी बातें सुनी जा रही है, हमारी कमियों को पूरा किया जा रहा है। तो क्या होता है, एम्प्लॉय का सैटिस्फैक्शन बढ़ता जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कॉस्ट घटती है। मतलब जो भी कंपनी का प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। हर दिन छोटा-छोटा इम्प्रूव होगा, हर दिन थोड़ा-थोड़ा बदलाव होगा तो क्या होगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो कॉस्ट है, जो मतलब कि ज़्यादा लग रही है तो क्या कम होगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो गए तो चीज़ों की कमी कम होगी और कॉस्ट भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसलिए काइजन जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है हर दिन छोटा छोटा बदलाव, हर दिन छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सिक्स सिग्मा, ठीक है? सिक्स सिग्मा ये मतलब रिसेंट ट्रेंड का लास्ट एग्जाम्पल है। यह एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक है। जो सिक्स सिग्मा है ये क्या है, एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक है। मतलब अगर बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा सामान है, उसमें क्या करता है, जो सिक्स सिग्मा है ये एक क्या करता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टेक्निक है, जो उसमें से क्वालिटी टेक्निक को इम्प्रूव करता है। जो एरर्स और डिफेक्ट को ऑलमोस्ट जीरो तक लाने की कोशिश करता है। मतलब वो क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करके, मतलब उस तकनीक को जानकर जो भी कमियां हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको क्या करता है, ऑलमोस्ट जीरो तक लाने की कोशिश करता है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो कमी रह गई है, उसको पूरी तरीके से जीरो किया जाए। मतलब जो सारी चीज़ों है उसमें से क्या है, उस चीज़ को हर चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इसका मेन एम होता है हर प्रोसेस और प्रोडक्ट में परफेक्शन लाना। मतलब जो भी चीज़ें डेली हो रही है वो हर चीज़ में क्या परफेक्शन लाना, कि हर चीज़ परफेक्ट तरीके से हो।
किसी भी चीज में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। ये कॉन्सेप्ट कहता है सिक्स सिग्मा का। ठीक है, ये क्या है, एक टेक्निक है। ठीक है, इसे याद रखिए कि ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक है। सिक्स सिग्मा क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है, टेक्निक है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, अगर 10 लाख प्रोडक्ट में से 3-4 डिफेक्टिव निकलते हैं तो वो लेवल कहलाता है सिक्स सिग्मा। मान लो अगर 10 लाख प्रोडक्ट में ओनली 3 से 4 डिफेक्टिव निकला, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इससे ये कैसे हुआ, ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक से हुआ। उसने जो क्या हुआ, जो प्रोडक्ट बने उसकी सबकी क्वालिटी को क्या किया, मेंटेन करा, मेजर किया उससे और कंट्रोल किया, और जो चीजें बढ़ रही है उसे कंट्रोल किया। उस टेक्निक का यूज करके क्या हुआ, 10 लाख प्रोडक्ट में से ओनली 3 से 4 डिफेक्टिव निकलना बहुत छोटी बात है। ठीक है, मतलब लगभग परफेक्ट क्वालिटी। 10 लाख में 3-4 डिफेक्टिव निकलना मतलब परफेक्ट क्वालिटी होना हर प्रोडक्ट में। ठीक है, मेन फोकस क्या होता है इसमें, एरर को रिड्यूस करना। और इतनी सारी 10 लाख प्रोडक्ट में 3-4 डिफेक्टिव निकल रही, मतलब वहाँ एरर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर उतने सारे प्रोडक्ट में 3-4 डिफेक्टिव निकलते भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं, इस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एक से दो अगर मिस्टेक हो भी रही है, हो सकता है किसी गलती से हो गया हो। ठीक है, हर काम को मेजरेबल और साइंटिफिक तरीके से करना, मतलब जो भी काम हो रहा है उसको क्या करना, साइंटिफिक तरीके से और मेजरेबल तरीके से करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को मेजर करना ही सिक्स सिग्मा का कॉन्सेप्ट कहता है। ये क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक है जो हर फील्ड में काम आती है। ठीक है, ये थे रिसेंट ट्रेंड और रिसेंट ट्रेंड के एग्जाम्पल। अब देखते हैं फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, कि फ्यूचर में एक मैनेजमेंट संभालने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए मैनेजर को कौन कौन सी चुनौतियों का, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट रिफर टू द न्यू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन दैट मैनेजर विल फेस इन द कमिंग ईयर ड्यू टू रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट का अर्थ है वे नई समस्याएं और परिस्थितियां जिनका सामना भविष्य में मैनेजर को करना पड़ेगा। अभी आपको बताया फ्यूचर चैलेंजेस क्या है, जो मैनेजर को फ्यूचर में सामना जिनका करना पड़ेगा। मतलब अब नई नई टेक्निक आएगी, नई नई साइंटिफिक मेथड आएंगे, तो फ्यूचर में जो मैनेजर्स है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तकनीक, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, कर्मचारी की सोच और व्यापार का वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा है। जो भी एम्प्लॉय कर रहे हैं उनकी सोच क्या हो रही है, बदल रही है, काम करने का तरीका बदल रहा है, और हर चीज बदलती जाएगी तो क्या होगा, फ्यूचर में चैलेंजेस को एक मैनेजर को फेस करना पड़ेगा। इन चुनौतियों में से निपटने के लिए मैनेजर को नए कौशल, विचार, रणनीतियां अपनानी पड़ेगी ताकि संगठन का विकास लगातार बना रहे। मतलब इस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए, इस चुनौतियों को फेस करने के लिए मैनेजर्स को क्या करना पड़ेगा, नई नई कौशल, नए नए विचार, ठीक है, नई नीतियां, मतलब एक स्किल्स, आइडिया, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी ताकि जो एम्प्लॉयज है उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना जाए, जो मैनेजर है उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ठीक है, सिंपल सिंपल डेफिनेशन लिखिए। It means the upcoming difficulties that manager must be ready to face to keep their organization successful in the future. भविष्य में बदलते हालातों के कारण जो नई परेशानियां और चुनौतियां मैनेजर के सामने आएगी, वही क्या है, फ्यूचर चैलेंजेस है। मतलब फ्यूचर, अभी आप देख रहे हैं रिसेंट में हर चीजें बदल रही है, हर चीजें इंप्रूव हो रही है, नई नई टेक्निक आ रही है। ठीक है, वही क्या होगी, मतलब जो फ्यूचर में परेशानियों का कारण क्या बनेगी, यही सारी चीजें बनेगी जो एक मैनेजर को फेस करना पड़ेगा।
ठीक है। देखो मेन फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब अब देखते हैं कि एक मैनेजर को फ्यूचर में क्या-क्या फेस करना पड़ेगा। द फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय में वैश्वीकरण। आज के समय में बिजनेस सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, कंपटीशन पूरी दुनिया में है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपनीज को इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक नए रूल्स, न्यू टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड अपनाने पड़ते हैं। मतलब जैसे कि अब सारी चीज़ें बदल रही है, बिज़नेस एक से मतलब एक ही कंट्री में नहीं हो रहा है, अदर कंट्री में भी इंटरनेशनल बिज़नेस हो रहे हैं। अब मैनेजर को इंटरनेशनल बिज़नेस करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर में इंटरनेशनल बिज़नेस करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा? जिस कंट्री में वो बिज़नेस करना चाहता है, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशन, उसके जो भी एक्ट है, वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा, उस तरीके से चलना पड़ेगा। तो क्या है, एक मैनेजर के लिए क्या है, एक फ्यूचर चैलेंजेस है, ठीक है? सिंपल से देखें तो इंडियन कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, इंफोसिस और क्या महिंद्रा अब फॉरेन कंपनीज जैसे टोयोटा या आईबीएम से कम्पीट करती है। मतलब क्या होता है, जो चीजें है वो बदलती है, अब धीरे धीरे चीजें बदलती जाएगी, तो क्या होगा, एक मैनेजर को ये चीज सारी चीज फेस करनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ना, क्या कंपटीशन डेली बढ़ता जा रहा है, हर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है एक मैनेजर क्या-क्या चीज़ें सँभालेगा, क्या-क्या चीज़ करेगा, कौन-कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है? क्वालिटी और प्राइस स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मतलब अब जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो इंटरनेशनल जो कंपनियां हैं उसके तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसने जैसा प्राइस स्टैंडर्ड रखा है, जो उसने क्वालिटी मेंटेन करके रखी है, वो सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एक मैनेजर को समझना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा और फ्यूचर में इसको फेस करना पड़ेगा। फॉरेन कल्चर और रूल्स के हिसाब से काम करना, मतलब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो एक उसके मतलब अदर कंट्री, मतलब उसके जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, मतलब फॉरेन कल्चर के रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या था, फर्स्ट फ्यूचर चैलेंजेस था मैनेजर के लिए। सेकंड देखते हैं, सेकेंड है डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्स, मतलब विविध मानव संसाधन। हर ऑर्गेनाइजेशन में अब अलग अलग बैकग्राउंड, कल्चर, रिलीजन और जेंडर के लोग साथ में काम करते हैं। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जाहिर सी बात है, इंसान मतलब सभी लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ महिलाएं होगी, कुछ पुरुष होंगे, ठीक है। अब कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुसलमान होंगे, कुछ सिख होंगे, कुछ ईसाई होंगे, कुछ अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, कुछ अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, तो सारी चीजें क्या, सबके रिलीजन, सबके कल्चर, सब कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ भी है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन और एडजस्टमेंट का चैलेंज भी बनती है। अगर सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, परंतु अगर कुछ इश्यू होता है, ठीक है, कुछ बातें होती है, तो क्या होगा, एक मैनेजर के लिए क्या होगा, एक फ्यूचर चैलेंज होगा, और फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो एक मैनेजर को उस चीज को फॉलो मतलब चैलेंज या फेस करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में दिया है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अलग अलग देशों के लोग साथ में काम करते हैं, उनके आइडियाज, हैबिट्स और लैंग्वेज अलग होती है, मैनेजर को सबके बीच बैलेंस बनाकर रखना है, ठीक है। अब मल्टीनेशनल कंपनी है तो जाहिर सी बात है, अलग अलग देशों के लोग काम करेंगे, ठीक है। अब अलग अलग देशों के लोग काम करेंगे, तो सभी के आइडियाज अलग होंगे, ठीक है, सबकी हैबिट्स अलग होगी, सबकी लैंग्वेज अलग अलग होगी, सबके स्किल्स अलग होगी, सारी चीजें क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। जो लोग काम कर रहे हैं उनका तो चल जाए, और जो मैनेजर है, मैनेजर हर रिलीजन के, हर कल्चर के, मतलब हर लैंग्वेज अलग बोलने वाले को कैसे मैनेज करेगा, मतलब वो क्या हुआ, उसके लिए एक फ्यूचर चैलेंज हुआ कि वो अपने एम्प्लॉयज को कैसे संभाले, अलग अलग रिलीजन के हैं, अलग अलग कल्चर के हैं, अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, सबकी हैबिट्स अलग है, तो वो कैसे मैनेज करेगा, मतलब ये क्या हुआ, एक मैनेजर के लिए एक फ्यूचर चैलेंज हुआ, ठीक है। चैलेंज दिया है, कल्चर डिफेंस को मैनेज करना, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से बचना, इक्वल अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट देना। अब मान लो कि मैनेजर हिंदू है, ठीक है, अगर वो अपने धर्म वालों को ज़्यादा प्रमोट करता है, उनको ज़्यादा मोटिवेट करता है, उनको प्रमोशन देता है, उनके स्किल्स डेवलप करता है, उनको ट्रेनिंग देता है, ठीक है, और बाकी रिलीजन वालों को नहीं करता, तो क्या होगा, ये फ्यूचर चैलेंज है उसके लिए। उसको सारे लोगों को देखते हुए, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए काम करवाना है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है।
ठीक है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, सारे जितने लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं सभी को इक्वल मानना पड़ेगा। थर्ड है राइजिंग एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन, मतलब कर्मचारियों की बढ़ती अपेक्षाएं, ठीक है। आज के एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी से खुश नहीं होते, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट भी चाहिए। आज के टाइम में क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को क्या होता है, सिर्फ जॉब से सेटिस्फेक्शन चाहिए। हर कोई सैलरी से खुश नहीं होता है, उनको सैलरी के साथ क्या चाहिए, उनका बोनस क्या मिल रहा है, उनको इंसेंटिव क्या मिल रहा है, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, टाइम से मतलब कोई टाइम को लेके इशू तो नहीं है, टाइम मैनेज कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, ठीक है। उनके प्रमोशन से लेकर उनके टारगेट से लेके कौन कौन से कितने इम्प्लस टारगेट अचीव कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे, किसको प्रमोशन मिला है, किसकी सैलरी बढ़ रही है, ये हर एक चीज़ों को मतलब हर तरीके से हर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सभी को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। सबको रिस्पेक्ट भी देनी होगी, ये क्या है, ये एक्सपेक्टेशन है, मतलब हर कस्टमर चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। हर कस्टमर चाहता है या हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी सैलरी अच्छी रहे, तो उसको बोनस मिले, ये क्या होता है, हर एम्प्लॉय चाहता है। तो एक मैनेजर के लिए सारे एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, सभी की अपेक्षाएं को पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर किसी की हर एम्प्लॉय की पोस्ट अलग अलग होती है, ठीक है। तो क्या होगा, एक मैनेजर को फ्यूचर में ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, सबकी प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ेगा, ये क्या है, उसके लिए फ्यूचर चैलेंजेस है। चैलेंजेस में क्या क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय की नई नीड समझना, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ना, पावर शेयरिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय की नीड बढ़ना, वो देखेगा कि ना जो नया मतलब जो भी एम्प्लॉय आया है उसको ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, ठीक है, उससे क्या बढ़ेगी, उसकी नीड बढ़ेगी, उसकी आवश्यकता बढ़ेगी, फिर वो भी बोलेगा, ठीक है। मोटिवेशन ऑफ जॉब और जॉब सेटिस्फेक्शन, आप किसी को अगर किसी डिपार्टमेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट की जो एम्प्लॉय वो भी बोलेंगे कि हमें भी मोटिवेशन चाहिए, हमें भी लीडरशिप चाहिए कि हम और कुछ अच्छा कर सके। मतलब हर तरीके से इतना है कि फ्यूचर में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी रिसेंट में चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे करके, उससे क्या होगा, एक मैनेजर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मतलब फेस करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब संकट प्रबंधन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी क्राइसिस संकट का सामना करना पड़ सकता है, जैसे फाइनेंशियल लॉस, लेबर स्ट्रिक्स, एक्सीडेंट या नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा काम चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, पर हो सकता है कोई क्राइसिस हो जाए, मतलब इसकी आग लग जाए, ठीक है, कंपनी में आग लग जाए, या फिर जैसे फाइनेंशियल लॉस हो जाए। पहले कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही थी, अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही थी, अचानक कुछ दिक्कत आ जाए, शायद कस्टमर के साइड से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाए, तो क्या होगा, उसको कंपनी को एक फाइनेंशियल लॉस होगा, ठीक है। तो भी क्या है, एक प्रकार का वो क्राइसिस है। लेबर स्ट्राइक कर दे, लेबर स्ट्राइक मतलब अगर उनको सैलरी से सेटिस्फेक्शन नहीं है, या अपने जॉब के जो वर्क है, इन्वायरमेंट है, वर्क में जो माहौल है, जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं वो पसंद ना आए, सैलरी से खुश ना हो, तो क्या करेंगे, लेबर स्ट्राइक कर देंगे, ठीक है। वो भी क्या है, क्राइसिस है। एक्सीडेंट हो जाता है, एक क्राइसिस है। नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक आपदाएं जाती, बाढ़ आना, ठीक है, बाढ़ आ जाना, भूकंप आना, सुनामी आना, क्या ये नेचुरल डिजास्टर है। ये सारी चीज हो रही है, तो क्या होगा, मैनेजर को इस सिचुएशन को जल्दी से डिसीजन लेकर लॉस कम करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई भी चीजें होती है, कोई भी क्राइसिस होता है, तो मैनेजर को जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके उस चीज को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या है, एक फ्यूचर चैलेंजेस है मैनेजर के लिए। एग्जाम्पल दिया है, अगर फैक्ट्री में फायर लग जाए, मतलब आग लग जाए, ठीक है, तो कंपनी का डाटा क्या होगा, डाटा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, और डाटा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, डाटा पूरा खराब खत्म हो जाएगा, ठीक है। उस चीज को समझने के लिए, सुधारने के लिए, अगर फायर लगी है तो जो मैनेजर है उसको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज पे, कि आप हमने डाटा को करप्ट होने से या डाटा को क्रैश होने से कैसे बचाया जाए, ठीक है। इसमें चैलेंज कैसे हो सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक डिसीजन लेना। अब अगर जो मैनेजर है वो
सोच ही रहा है, धीरे धीरे सोच रहा है कि अब करना पड़ेगा, क्या करना है, ऐसे ऐसे नहीं होगा, डाटा तो सारा क्रैश हो जाएगा, सारा करप्ट हो जाएगा। इसलिए मैनेजर को क्विकली तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ेगा। डैमेज कंट्रोल करना, सेफ्टी और रिकवरी को बदलना। ठीक है, लास्ट है एम्प्लॉय रिटेंशन, मतलब कर्मचारियों को बनाए रखना। आज के टाइम में स्किल्ड एम्प्लॉय को अपने पास रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है और एम्प्लॉय खुश नहीं है, वो तुरंत कंपनी ज्वाइन कर देते हैं, मतलब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे बहुत सारी आजकल जॉब अपॉर्चुनिटी है, मान लो एग्रीकल्चर कंपनी है, इधर फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर कंपनी की लो तो क्या होता है, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उसे जॉब पसंद नहीं आती, ठीक है, उसको अच्छा वेतन नहीं मिल रहा है, अच्छा वर्क माहौल नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे, दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेंगे। मतलब कंपनी, मतलब एम्प्लॉय को बनाए रखना भी एक मैनेजर के लिए क्या होगा, फ्यूचर चैलेंजेस होगा, क्योंकि आजकल नई नई स्किल्स आ रही है, नए नए चीजें बदल रही है, हर एम्प्लॉय में क्या आ रही है, नई नई स्किल वो ले रहे हैं। अगर जैसे जैसे एम्प्लॉय में स्किल बढ़ते जाएगी तो उससे क्या होगा, न्यू कंपनी में अब उसके स्किल के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट कहता है कि एम्प्लॉय को बनाए रखना मतलब उस चीज़ों को समझना, उसकी जो स्किल्स है उसको डेवलप करना और एम्प्लॉय को खुश रखना, ताकि वो कंपनी छोड़कर ना जाए। एक कौन सा, ये लास्ट फ्यूचर चैलेंज था। ठीक है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट बनाना, मतलब उसको अच्छा इन्वायरमेंट देना। ठीक है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ का चांसेस देना, मतलब उसे बताना कि आप अच्छा कर सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको प्रमोशन दिया जाएगा, इससे क्या होगा, कर्मचारी खुश होगा और कंपनी को छोड़ेगा नहीं। ये क्या था, ये लास्ट आपका फ्यूचर चैलेंज था मैनेजर के लिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।